जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं पॉइंट वन नंबर्स के साथ। सबसे पहले एक बेटा, वेलकम टू द बैच। जो हमारे नए बच्चे इस बैच में ज्वाइन हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो जो नई स्टूडेंट्स हैं जो पहली क्लास ले रहे हैं, तो उनको बता दूं कि आज से पहले हमारे दो लेक्चर्स हो चुके हैं। एक लेक्चर में हमने स्टिशियोमेट्री कवर किया था, पूरा कंप्लीट नहीं किया था। दूसरे लेक्चर में उसको हमने कंप्लीट किया और फिर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया। तो आज हमारा बेसिकली थर्ड लेक्चर है जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने कल स्टार्ट कर दिया था। कल स्टार्ट करने के बाद हमने उसमें जो पढ़ा था वो टॉपिक बेसिकली बस बुनियादी बातें पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी। और अब हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स अ न्यू टॉपिक, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स। ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स का टॉपिक हम इंशाल्लाह पढ़ने लगेंगे। तो जनाब, ये क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर्स क्या भला होते हैं, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। पहले तो जरा क्वांटम नंबर्स का बैकग्राउंड समझते हैं। देखिएगा, जब हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद जो साइंस की दुनिया थी, बहुत क्विकली वो तरक्की कर रही थी। और जब साइंस की दुनिया बहुत क्विकली तरक्की कर रही थी, तो हमें जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हमको पता था, तो इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिलहाल हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इनके बारे में पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के पास एक घर होता है, एक जगह होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स वो जगह होती हैं एटम्स के अराउंड जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के इम्कानात क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। ऑर्बिटल इज अ प्लेस, ऑर्बिटल इज अ रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात बहुत ज्यादा है। अब किसी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना, इंडिविजुअली किसी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर या किसी भी एटम के अंदर किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना, उसके लिए मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। वो इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स आर बेसिकली सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो क्या डिफाइन करते हैं। ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स आपके पास जो डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन करते हैं भैया कि जिस एटम की आप बात कर रहे हैं उसमें उसकी एनर्जी क्या है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसका स्पिन क्या है, उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है। तो ये सारे जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये हमको मिलते हैं क्वांटम नंबर्स के साथ। तो क्वांटम नंबर्स कोई एक चीज नहीं है, ये बेसिकली सेट ऑफ नंबर्स होते हैं। ये सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो यूनिकली किसी भी इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी बताते हैं। तो सेट ऑफ नंबर्स विच डिफाइंस, जो क्या डिफाइन करेंगे, आपको कुछ चीजें बताएंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्या चीजें बताएंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में? विच डिफाइंस शेल, इलेक्ट्रॉन आपका किस शेल में मौजूद है। एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जिस शेल में मौजूद है उसकी एनर्जी क्या है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में मौजूद है। शेल, सब शेल, ये सब क्या होता है, वी विल डिस्कस इट। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन मतलब प्लेन पे वो किस तरह मौजूद है, एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर है। और साथ में लास्ट चीज, उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है। आसान लफ्जों में इलेक्ट्रॉन को लेकर उसकी तमाम इंफॉर्मेशन कुछ सेट ऑफ नंबर्स में छुपी हुई होती है। वो सेट ऑफ नंबर्स या वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं क्वांटम नंबर्स। वो सेट ऑफ नंबर्स या वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं क्वांटम नंबर। द आइडिया ऑफ क्वांटम नंबर वॉज गिवन बाय श्रोडिंजर। इसके जवाब में श्रोडिंजर ने इसका आइडिया दिया था। आइडिया वॉज पुट अप बाय श्रोडिंजर। और बोहर्स के जो डिफेक्ट थे, बोहर्स मॉडल हमारे कोर्स में नहीं है, बोहर्स मॉडल को हम स्टडी नहीं करते, तो बोहर्स मॉडल बेसिकली जवाब था रदरफोर्ड का। और बोहर्स मॉडल का जवाब था ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। अभी सेट ऑफ नंबर्स होते क्या है, बहुत आसान सी बात है। आइए जरा इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाते हैं। एक एग्जाम्पल से बात समझेंगे ना तो दिल में बात बदल जाएगी। एग्जाम्पल क्या है भाई, एक सिटी है, एक शहर है, कराची एक शहर है। उस कराची एक शहर में एक बंदा रहता है जिसका नाम है साद। अब उस बंदे तक आपने पहुंचना है, साद तक, तो आप शहर में आने के बाद कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को, कुछ इंफॉर्मेशन को फॉलो करोगे तो आप उस तक पहुंच सकते हो। वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स क्या होंगे भाई? साद जो है वो कराची में किस इलाके में रहता है, किस इलाके की कौन सी गली में रहता है, किस गली के कौन से घर में रहता है, किस घर के कौन से कमरे में रहता है, और वो पर्टिकुलरली दिखता कैसा है।
वो कैसा दिखता है। इन चीजों को फॉलो करते हुए आप यूनिकली किसी भी बंदे तक पहुंच जाओगे। तो एक एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक हाइड्रोजन में एक, हीलियम में दो, कार्बन में छह, ऑक्सीजन में आठ। हर एटम में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप पढ़ते हो तो किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर आपने स्टडी करना है, उस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, तो उसके लिए जो हेल्प करने वाली इंफॉर्मेशन होती है, दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर क्या होते हैं, आइए कितने टाइप्स के होते हैं और किस क्वांटम नंबर से आपको क्या मिलता है, इस चीज को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये टेबल आपके एक बहुत काम आएगा, जिससे आप क्वांटम नंबर को इजीली याद भी कर सकेंगे और समझ भी सकेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस टेबल के अंदर कॉलम ले लेता हूँ जिसका नाम है नेम। तो क्वांटम नंबर्स का पर्टिकुलर नाम होता है। हमारे पास चार किस्म के क्वांटम नंबर होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम। सबसे पहला क्वांटम नंबर जो होता है उसको आप बोलते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आगे मजीद भी होते हैं, अभी हम देखेंगे सारे सारे। हौसला रखिएगा। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है, आइए अभी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, सबर कीजिएगा। यहां पर मैं इसका लिख लेता हूं भाई, इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का पर्पस क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। क्वांटम नंबर से बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत पॉसिबल किस्म के सवाल आते हैं। सेट ऑफ क्वांटम नंबर दिए हुए होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई कौन सा क्वांटम नंबर सही है, कौन सा क्वांटम नंबर गलत है, कौन सा कॉम्बिनेशन सही है और कौन सा कॉम्बिनेशन गलत है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। ये आपके पास एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय एन। व्हाट इट विल डिफाइन, ये क्या बताता है आपको, ये आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है कि भाई आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, ठीक है। और साथ साथ वो बताता है ऑर्बिट या शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट और शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ऑर्बिट से मुराद क्या है, आप लोगों को ये बात तो पता होगी ना कि न्यूक्लियस के अराउंड कुछ सर्कुलर पाथ्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। उन सर्कुलर पाथ्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। लाइक के शेल, लाइक एल शेल, लाइक एम शेल, इनके नाम होते हैं। न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल होता है, इसको हम बोलते हैं, ये मान लो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के साथ जो पहला शेल है इसको शेल नंबर वन कहते हैं और इसका नाम होता है के शेल। दूसरा शेल जो होता है उसको आप शेल नंबर टू बोलते हो, इसका नाम होता है एल शेल। तीसरा शेल जो होता है उसको शेल नंबर थ्री बोलते हो, इसका नाम होता है एम शेल। और इस तरीके से चल रहा होता है ये मामला। तो ये क्या क्या बताता है भाई, इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, ऑर्बिट या फिर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है। साथ साथ इट ऑल्सो डिफाइंस द एटॉमिक रेडियस। ये एटॉमिक रेडियस भी डिफाइन करता है भाई, जितना ज्यादा बड़ी एन की वैल्यू होगी उतना बड़ा एटम का साइज होगा। एटम का साइज होने का मतलब उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, इसका रेडियस होगा। इसको मालूम करने के लिए फॉर्मूला जो होता है, वो फॉर्मूला होता है 2n²। टू के ऊपर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एन के ऊपर स्क्वायर, इसलिए मैंने एन को ब्रैकेट में लिखा है। इसका फॉर्मूला होता है 2n²। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 2n²। अब सर इस फॉर्मूले से क्या पकड़ेंगे आप, इस फॉर्मूले से समझिएगा जरा बात को। अगर एन की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। इस फॉर्मूले से समझिएगा, अगर एन की वैल्यू क्या हो मेरा बेटा, वन के बराबर हो, तो इसका मतलब जो शेल है उसका नाम है के शेल। वो कौन सा शेल कहलाएगा, के शेल कहलाएगा। और उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, उसके शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, टू की पावर, टू इंटू एन की पावर स्क्वायर, टू इंटू एन का स्क्वायर। तो एन आपके पास यहां पर क्या है, वन के बराबर है। जब वैल्यू पुट करोगे तो टू इंटू वन का स्क्वायर इक्वल्स टू दो इलेक्ट्रॉन्स। पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। दूसरा होता है एन इक्वल्स टू टू। एन इक्वल्स टू टू का मतलब होता है एल शेल। और एल शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेम फॉर्मूले से निकलते हैं, निकाल लीजिएगा। टू एन का स्क्वायर, एन का मतलब क्या है, कौन सा शेल है, शेल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये टू का स्क्वायर हो जाएगा, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट इलेक्ट्रॉन्स इसमें आते हैं, ठीक है। एक और कर लेते हैं, एन इक्वल्स टू थ्री। इसको के एल एम शेल कहते हैं, ठीक है, इसको एम शेल कहते हैं।
और एम शेल में अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने जाओगे तो 2 की पावर n का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से आप किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद निकाल सकते हो। कोई टेंशन नहीं है इसमें, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद निकाल सकते हो। अब इस n का एक और काम है, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको बेटा मैं n कह रहा हूं, इसका एक और काम है। इसका क्या काम है जरा समझिएगा बात को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अभी कहीं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा हुआ हो, कहीं n लिखा हुआ हो तो एक ही बात है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड विथ पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल से भी इसका रिलेशन है। इज रिलेटेड विद पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियड का मतलब क्या होता है बेटा, अभी आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा नहीं है, लेकिन पीरियड का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रॉस। जो हॉरिजॉन्टल रॉस पीरियोडिक टेबल में मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। तो दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड विद द पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, एन का मतलब क्या है चंदा, एन का मतलब क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, एन का मतलब है पीरियोडिक टेबल, एन का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देता है, गिव्स अस द पीरियड नंबर, गिव्स अस द पीरियड नंबर, कि आपका जो एटम है वो कौन से पीरियड में मौजूद होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करवाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा, बस यहाँ पे रिलेशन मैंने बताया है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली रिलेट करता है पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड के साथ। जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन होती है, मिसाल दे देता हूं, अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगी कि भाई मैं कहता हूं कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होगी, 1s2 कॉमा 2s2 कॉमा 2p2। तो ये जो आपका 1 2 और ये है ना, ये बेसिकली एन है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो एन की होगी वो आपको बताएगा कि कार्बन कौन से पीरियड में मौजूद है। तो एन की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो पीरियड कार्बन का कौन सा है, कार्बन सेकंड पीरियड का मेंबर है पीरियोडिक टेबल में। कार्बन कौन से पीरियड के मेंबर है पीरियोडिक टेबल में, सेकंड पीरियड का। तो ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन अक्सर बच्चों के बाद पता होती है। अच्छा, ये तो मेरे पास हो गया कौन सा क्वांटम नंबर, सर इसको आप बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो क्या बताएगा, जो बेसिकली आपको बताएगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है जिसको आप ढूंढने निकले हो, वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में मौजूद है, के में है, एल में है, एम में है, कौन से शेल में मौजूद है। सेकंड काम आप क्या करोगे, इसका जो सेकंड होता है उसको आप बोलते हो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब कुछ बच्चों को मैं बड़ी अच्छी मिसाल से इस बात को समझा देता हूं। आप समझो एक गली के अंदर 4 मकानात है, बल्कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर मुझे पढ़ाने दो, इसके बाद मैं आपको एक बेहतरीन सी मिसाल बताऊंगा, खुद ही आपको याद हो जाएंगे क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। ये पहले ये पढ़ाने दो। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एल। अब जो बेटा छोटी छोटी बातें लिख रहा हूं यही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग्स हैं, इनको लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा और देखते रहिएगा। ये आपके पास रिप्रेजेंटेड बाय एल, ऑलवेज लेसर देन एन। इनकी वैल्यू किसी भी क्वांटम नंबर में, किसी भी क्वांटम नंबर में एन के बराबर या एन से बड़ी नहीं हो सकती। ये हमेशा हमेशा एन से क्या होंगे, छोटे होंगे। मैं मिसाल अभी देता हूं, हमेशा ये एन से क्या होंगे बेटा, इनकी वैल्यू एन से क्या होगी, चंदा छोटी होगी। ठीक है। ये क्या डिफाइन करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन कर रहा था, सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन कर रहा था मेन शेल, कि उस एटम के अंदर कितने मेन शेल्स हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, अप टू सो ऑन। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है सब शेल्स इन द मेन शेल। मेन शेल के अंदर कितने सब शेल्स हैं, इन मेन शेल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर कितने शेल्स हैं, तो एक शेल के अंदर कितने सब शेल हैं, ये प्रिंसिपल क्वांटम, ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है।
ये बात अगर मिसाल से नहीं समझेंगे ना मजा नहीं आएगा। जरा समझिएगा मिसाल से मेरी बात। n=1 का मतलब है पहला शेल, न्यूक्लियस के बाद आने वाला पहला शेल। n=1 का मतलब क्या होगा मेरा बेटा? पहला शेल जिसको आप क्या नाम दोगे? के शेल का नाम दोगे। मेक सेंस? कोई टेंशन है इसमें? कोई टेंशन नहीं। पहला शेल एक ऐसा शेल होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होता है, जिसका नाम होता है एस। जिसका नाम क्या होता है चंदा? एस। n=2 का मतलब होता है मेरा बेटा सेकेंड शेल, जिसको आप क्या नाम देते हो? एल शेल का नाम देते हो। क्या नाम देते हो? एल शेल का। सेकेंड शेल एक ऐसा शेल होता है जिसमें दो सब शेल्स होते हैं। जिसमें दो सब शेल्स होते हैं। एक का नाम होता है एस, दूसरे का नाम होता है मेरा बेटा पी। n=3 का मतलब तीसरा शेल, जिसका नाम क्या होगा भाई? L=KLM, एम शेल। इसके अंदर तीन सब शेल होते हैं, एक एस, एक टी और एक डी। लास्ट की बात कर लेता हूं। n=4 का मतलब होता है चौदह चंदा आपका चौथा शेल, फोर्थ शेल, जिसका नाम होता है एन शेल। और इसके अंदर चार सब शेल होते हैं, एस, पी, डी, एफ। अब इसकी मिसाल जरा ऐसे ही समझिएगा। अब इसकी मिसाल जरा समझिएगा। आप एक गली में दाखिल होते हैं, उस गली के अंदर चार घर बने हुए हैं। एक मिसाल समझाने के लिए बता रहा हूं खाली। आप एक गली में दाखिल हुए, इस गली के अंदर चार घर बने हुए हैं। इसको बोल देंगे घर नंबर 1। इसको बोल देंगे आप भाई घर नंबर 1। ये घर नंबर 1 है आपका। ठीक है। बहुत बुरा घर बन गया, इसको अच्छा कर लेते हैं। अच्छा भी, इसको अच्छा कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं अच्छा। गली के अंदर चार घर बने हुए, ये आपका घर नंबर 1 हो गया। ठीक है जी। ये आपका घर नंबर 2 हो गया। समझा भाई? ये आपका घर नंबर 3 हो गया भैया, ये तीसरा घर है आपकी गली में मौजूद। बड़ी अच्छी सी गली है भाई। एक मिनट दीजिएगा, ये एग्जाम्पल से एक बात समझा दूं। मैंने कहा था ना एग्जाम्पल में दूंगा, तो इससे ये खुद ही समझ में आ जाएंगे क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, क्या भला होते हैं, कैसे मालूम होते हैं, क्या इनके कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, बड़े छोटे डब्बे बन गए तो बेटा माफ कीजिएगा, मेरा ड्राइंग फॉल्ट है ये। ठीक है। चल भैया, ये आपकी गली में मौजूद आखिरी घर है। ये बना लेते हैं हम, आपकी गली में मौजूद आखिरी घर। ये आपकी गली में मौजूद बेटा, मान लो कि ये आखिरी घर है। अभी जो चार घर मैंने बनाए हैं ना, ये जो मैंने चार घर मेरा बेटा बनाए हैं, इन चार घरों को जरा फोकस्ड होके देखो। एक मैंने खास पैटर्न पे बनाया है। घर नंबर 1 एक ऐसा घर है जिसमें मान लो ये घर नंबर 1 n=1 एक ऐसा घर है जिसमें मान लो एक ही फ्लोर है। घर नंबर 2 एक ऐसा घर है जिसमें मान लो दो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। ठीक है। घर नंबर 3 एक ऐसा घर है जिसमें मान लो तीन फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। घर नंबर 4 मान लो एक ऐसा घर है जिसमें चार फ्लोर है। तो अब ये जो आपके घर है ना, ये जो हाउसेज हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग द मेन शेल। मेक सेंस? ये जो हर घर के अंदर फ्लोर है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द सब शेल। ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सब शेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो मेन शेल आपका घर नंबर 1 हो गया, घर नंबर हो गया। और जो उसके अंदर फ्लोर है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सब शेल। अभी मेरी एग्जांपल खत्म नहीं हुई, अभी हॉस्टल रखिएगा। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? मेन शेल के अंदर मौजूद सब शेल्स की तादाद बताता है। साथ 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 सब शेल्स की तादाद बताने के साथ साथ ये एक और काम करता है, ये इस सब शेल का शेप भी बताता है। शेप ऑफ सब शेल। वो शेप क्या होता है भाई? आपको सबके शेप याद है, मैं बता देता हूं। चार किस्म के सब शेल्स होते हैं। एक का नाम होता है मेरा बेटा एस। ठीक है। एक का नाम होता है एस। एस का शेप होता है स्फेरिकल। ठीक है। एक होता है पी। पी का शेप होता है मेरा बेटा डम्बेल। फिर होता है डी। डी का शेप होता है चंदा डबल डम्बेल। और आखिरी होता है एफ। एफ का नाम होता है बेटा, एफ का शेप हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स। इसका कॉम्प्लेक्स शेप बनता है, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स शेप का नाम देते हैं।
अब ये जो एस ऑर्बिटल है या जो एस सब शेल है, इसके लिए एल की वैल्यू, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 के बराबर। ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं, ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं, आपने चेंज नहीं करनी। आई रिपीट, पी ऑर्बिटल के लिए जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। डी ऑर्बिटल के लिए जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो 2 के बराबर होती है। और एफ ऑर्बिटल के लिए जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो 3 के बराबर होती है। अब समझो, मैं अपने एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढने आया हूं, मैं अपने एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढना। अच्छा, ये भी समझ में आ गया कि सर ये हमारे पास मेन शेल होता है, मेन शेल के अंदर सब शेल होता है। मेन शेल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, सब शेल को एल से रिप्रेजेंट करते हैं जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है। स्फेरिकल डंबेल, डबल डंबेल, या हमारे पास एफ ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स शेप होता है। कहानी यहां खत्म नहीं हुई, कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई। अब ये जो शेल निकले हैं ना, इन शेल्स के अंदर भी सब शेल्स पाए जाते हैं। जस्ट लाइक, जस्ट लाइक आपके पास एक फ्लोर है, उस फ्लोर के अंदर जैसे रूम्स आपके होते हैं ना, रूम्स, काइंड ऑफ रूम्स, रूम्स की जो मिसाल होती है, इसी तरह आपके सब शेल पाए जाते हैं। मैं मिसाल देता हूं, आइए देखिएगा, समझिएगा बात को। मेरे पास घर नंबर 1 था जिसमें सिर्फ एक फ्लोर है। एक फ्लोर का मतलब एक ही सब शेल है जिसका नाम है एस। घर नंबर 2 था जिसमें दो फ्लोर है, एक का नाम हो गया एस, दूसरे का नाम क्या हो गया बेटा, पी। अभी जो पी वाला सब शेल, ये पी वाला फ्लोर है, इस फ्लोर में फर्दर, इस फ्लोर में फर्दर कितने कमरे मौजूद हैं, 3 कमरे मौजूद हैं। ये जो 3 कमरे या 3 पार्टीशंस मौजूद है ना, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। या इसको हम एक और नाम देते हैं, सब सब शेल। एक और नाम देते हैं भाई, सब सब शेल। सब सब शेल बहुत मुश्किल नाम हो जाता है, तो इसलिए हम इसको एक सिंपल नाम से याद कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, ऑर्बिटल है। इसको हम डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। जैसे पी के अंदर 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पी एक्स होता है, पी वाई होता है, और पी जेड होता है। तो ये क्वांटम नंबर की साइंस है। अब क्वांटम नंबर में आपने क्या पढ़ा कि भाई पहला शेल है, पहला मेन शेल आता है, मेन शेल के बाद सब शेल आता है, सब शेल के अंदर फर्दर फर्दर सब सब शेल्स आते हैं जिसको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है। एक सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, मैक्सिमम नंबर। हम लिखते ये हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। ये फॉर्मूला याद रखने वाले हैं। एक सेट शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इस फॉर्मूले से ड्राइव होते हैं। वो फॉर्मूला होता है 2 into L+1। अब कोई मुझसे पूछे, अब कोई मुझसे पूछे, सर ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल के अंदर कितने फर्दर सब सब शेल होते हैं, आपको वैसे पता होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2 into L+1। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरा बेटा, 1 हो जाएगी पी ऑर्बिटल के लिए। तो 2 1 2, 2+1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला होता है। और एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हम इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, कुछ भी ना करें, इसी चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 × L+1। तो इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपल है भाई। अगर आप एस शेल, एस सब शेल की बात करेंगे, तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे फॉर्मूले में पुट करेंगे,
तो इसमें एल की वैल्यू जीरो, टू जीरो जा जीरो, जीरो जीरो प्लस वन वन, वन को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। पी ऑर्बिटल की बात करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो निकलेंगे वो छह इलेक्ट्रॉन्स निकल रह सकते हैं, छह आते हैं। डी ऑर्बिटल में बात करोगे तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में 10 के बराबर आते हैं। और अगर आप एफ ऑर्बिटल की बात करोगे तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं वो 14 के बराबर आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है सर? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमको बताता है, सब शेल की इंफॉर्मेशन देता है, सब शेल के साथ उस सब शेल में फर्दर कितने ऑर्बिटल्स हैं ये बताता है, और उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ये बताता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बाद जो अगला फिगर हमारे पास आता है क्वांटम नंबर का, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नंबर थ्री। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी समझो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को आगे एक्सप्लोर कर दिया गया है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये किसी भी ऑर्बिटल की डी जनरेशन बताता है कि उसमें कितने डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। तो इसको एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, रिप्रेजेंटेड बाय एम। इसको निकालने का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, वो आप याद रख लीजिएगा। वो होता क्या है पहले तो देख लीजिएगा। ये किसी भी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बताता है कि भाई इसकी ओरिएंटेशन क्या है। ये एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर है, ये एक्स और वाई के दरमियान है, ये एक्स और वाई के अमंग है। ये ओरिएंटेशन बताता है प्लेन के अंदर, प्लेन मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस के अंदर, ये ओरिएंटेशन बताता है, ठीक है। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? इसके निकालने का फॉर्मूला होता है एम इक्वल्स टू माइनस का एल, कॉमा जीरो, कॉमा प्लस का एल। इट टोटली डिपेंड्स ऑन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एक चीज आप देख रहे होंगे, जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो डिपेंड करता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के ऊपर। हर कोई अपने ऊपर वाले पर डिपेंड करता है। तो भाई अगर इसकी वैल्यूज देखना चाहें आप, अभी देख लेते हैं, अभी फॉर्मूले को भी यूज करना सीख लेते हैं। ये जो एस ऑर्बिटल था जो आपने ऊपर देखा है, एस ऑर्बिटल का है या सब शेल का है, कोई टेंशन नहीं है। ये जो एस ऑर्बिटल था इसके लिए एल की वैल्यू क्या है बेटा? एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या है? नहीं पता सर, जीरो। ऊपर अभी तो लिखवाई थी। पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या है? एल मींस क्या है पहले तो ये बताया, एल क्या है यही नहीं पता, सो रहे हैं बिल्कुल नींद में चल रहे हैं। पी के लिए एल की वैल्यू है वन। पी के अलावा कौन आता है बेटा? डी ऑर्बिटल आता है। डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या है? टू। और आखिरी कौन सा होता है? एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या है? थ्री। अब मुझे क्या बताना है कि भाई किसमें कितनी डी जनरेशन है? डी जनरेशन से मुराद, डी जनरेशन से मुराद ये होती है किसमें कितनी ओरिएंटेशन पाई जाती है। ओरिएंटेशन मतलब प्लेन के अराउंड कौन कहां पर मौजूद है, ये चीज मुझे बतानी है। दिस इज कॉल्ड एज ए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जब सबसे पहले मैं एल की बात करता हूं तो भाई एस ऑर्बिटल की बात करता हूं मेरा बेटा। तो एस ऑर्बिटल के लिए तो आप सबको पता है कि फॉर्मूला क्या है, माइनस का एल मतलब माइनस का जीरो, कॉमा सिर्फ जीरो, कॉमा प्लस का जीरो। तो इससे आप क्या अखज करते हो? इससे आप अखज करते हो नो डी जनरेशन। कोई डी जनरेशन इसमें नहीं है। डी जनरेशन का मतलब ये फर्दर इसके अंदर कोई ओरिएंटेशन नहीं है। ये कैसे मौजूद है? ये आपके पास एक्सिस के अंदर ऐसे मौजूद है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल। स्फेरिकल इज जस्ट लाइक अ फुटबॉल। स्फेरिकल कैसा होता है बेटा आपका? फुटबॉल की तरह होता है। तो इट्स जस्ट लाइक अ फुटबॉल। ये आपका एस ऑर्बिटल जो है फुटबॉल की तरह है। इसके अंदर फर्दर कोई डी जनरेटेड ऑर्बिटल मौजूद नहीं है। इसके अंदर फर्दर कोई डीजनरेटेड ऑर्बिटल मौजूद नहीं है। इसकी मिसाल देता हूं भाई। अभी मैंने एक घर बनाया था, मैंने कहा था जो घर नंबर एक है उसका नाम है एन इज इक्वल्स टू वन, और उसमें एक ही फ्लोर है। अच्छा, ये फ्लोर भी ऐसा है कि समझो चार दीवारी है। यहां से आप घर पे दाखिल हो, आपको दूसरा किनारा नजर आ गया। इसमें कोई रूम नहीं है। कोई रूम मतलब कोई कोई रूम मतलब कोई सब ऑर्बिटल नहीं है, कोई सब सब शेल नहीं है। मतलब ये एक ही ऑर्बिटल है एस,
जो पूरे फ्लोर पे मौजूद है, और इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते होंगे। पी को देखोगे तो ज्यादा अच्छी बात समझ में आएगी। पी एक ऐसा फ्लोर है जिसके अंदर फर्दर तीन रूम है, तीन पार्टीशंस नजर आ रही हैं आपको। तो दिस पार्टीशंस, दिस रूम्स को मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं कि ये बेसिकली आपका क्या है, डी जनरेशन, या ये आपके क्या कहलाते हैं, ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ये वो एक्चुअल प्लेसेस होती हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन रहता है। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये वो एक्चुअल प्लेसेस होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जब एस की बात करूं, पी की बात करूं, डी की बात करूंगा, तो डी के अंदर एक, दो, तीन, तो डी के अंदर आपके पास टोटल पांच रूम्स, अंडरस्टैंड कीजिएगा, पांच रूम्स होते हैं या पांच प्लेसेस होती हैं जहां पर डी ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो कैसे मैं बता रहा हूं। अच्छा, पी ऑर्बिटल पे मैं आया। जब पी ऑर्बिटल पे मैं आया, तो पी ऑर्बिटल के लिए एम का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस का वन, कॉमा जीरो, कॉमा प्लस का वन। तो इसमें तीन अलग वैल्यूज हैं। तीन अलग वैल्यूज का मतलब इसमें तीन डी जनरेशन पाई जाती हैं। वो क्या होती हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। वो क्या होती है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जब आप डी ऑर्बिटल के लिए निकालते हो फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, रेंज इसकी माइनस एल से कॉमा प्लस एल। इसकी वैल्यू माइनस टू है, माइनस टू के बाद आता है माइनस वन, माइनस वन के बाद आता है जीरो, जीरो के बाद आता है प्लस वन, प्लस वन के बाद आता है प्लस टू। तो जब इसकी डी जनरेशन निकालोगे मेरा बेटा आप, तो क्या निकलेगी इसकी डी जनरेशन। इसके अंदर पांच कमरे या पांच ऑर्बिटल्स होते हैं डी के अंदर। वो पांच ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, उसका नाम होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ये याद रखने, लाजमी याद रखने ये, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। दीज आर कॉल्ड एज डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, या ओरिएंटेशन। कि भाई डी एक्स वाई में जो इलेक्ट्रॉन होगा मतलब वो एक्स और वाई के दरमियान है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा मतलब वो वाई और जेड के दरमियान है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा मतलब वो जेड और एक्स के दरमियान है। आखिरी होता है एफ ऑर्बिटल। तो एफ ऑर्बिटल जो होता है उसकी वैल्यू थ्री होती, थ्री से स्टार्ट होती है, माइनस का थ्री। तो माइनस के थ्री के बाद रेंज क्या आएगी, माइनस थ्री, कॉमा माइनस टू, कॉमा माइनस वन, कॉमा जीरो, देन प्लस वन, प्लस वन के बाद प्लस टू, प्लस टू के बाद प्लस थ्री। इसके नाम याद रखने की जरूरत नहीं होती, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। बस आपको एस, पी और डी के बारे में पता होना चाहिए। तो भाई अब समझो कहानी क्या हुई। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपने पकड़ लिया। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद एक आखिरी चीज होती है जो कहलाती है स्पिन क्वांटम नंबर। उसके बाद ये क्वांटम नंबर आपके क्या हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। ये क्वांटम नंबर का सेट आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है विद लास्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। ये जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल मैंने बनाया है, तो इसमें ईच डी जनरेटेड ऑर्बिटल, हर डी जनरेटेड ऑर्बिटल, लाइक पी एक्स हो गया एक डी जनरेटेड ऑर्बिटल, पी वाई हो गया दूसरा डी जनरेटेड ऑर्बिटल। ईच डी जनरेटेड ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई, सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं पॉलीज रूल, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। Each D generated orbital can occupy maximum of two electrons। बस दो इलेक्ट्रॉन एक के अंदर आ सकते हैं। अभी खुद ही साबित हो गई ये बात। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था S एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें टोटल दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो S के अंदर मजीद कोई पार्टीशन नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन समझे चार दीवारी में रह रहे हैं। पी के अंदर मैंने कहा था कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, छह इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, छह इलेक्ट्रॉन्स। पी के अंदर कितनी पार्टीशन है, पी के अंदर कितनी डी जनरेशन है, तीन। तो हर पार्टीशन या हर सब शेल या हर ऑर्बिटल में दो 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 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसी तरह डी में आप देखेंगे तो टोटल पांच कमरे या पांच पार्टीशन है, हर कमरे में दो 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 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यहां पर हर कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, दो 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 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सात डी जनरेशन पाई जाएंगी। ये अभी हमने थोड़ी देर में देख लिया। ठीक है। लास्ट क्वांटम नंबर होता है जिसको हम कहते हैं भैया स्पिन क्वांटम नंबर। ये स्पिन क्वांटम नंबर आपको क्या बताते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर नंबर फोर। ये क्वांटम नंबर्स का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होता है, और मजेदार टॉपिक को कोई इतना इसके अंदर मसला नहीं होता। स्पिन क्वांटम नंबर
इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, रिप्रेजेंटेड बाय एस। और ये सिर्फ क्या बताता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि आप जिस इलेक्ट्रॉन से मिलने आए हैं वो लड़का है या लड़की, वो पॉजिटिव मतलब वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन आपकी किताब में लिखा हुआ होता है भाई क्लॉकवाइज स्पिन हो। क्लॉकवाइज अगर स्पिन होगी तो एस की जो वैल्यू है, स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है, वो माइनस का हाफ होगी। ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी जो स्पिन होगी वो प्लस का हाफ होगी। वो प्लस का हाफ होगी। ठीक है। अब यहां से बस दो तीन बातें समझिएगा। यहां से बस दो तीन बातें, दो तीन चीजें समझिएगा मासूमाना, ताकि मैं इसको खत्म करूं। अब एक सवाल मैं देता हूं आपको, कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढने आया हूं। मैं एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढने आया हूं। वो इलेक्ट्रॉन गालिबन मान ले यहां पे रहता है। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रहता है जिसको मैं ढूंढने आया हूं, जिसकी मुझे प्रॉपर्टीज मालूम करनी है, जिसकी मुझे ईच एंड एवरीथिंग मालूम करनी है। तो इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए, कि सर आपका इलेक्ट्रॉन कौन से बेंगलो में, कौन से फ्लैट में, कौन से घर में रहता है। सर तीसरे घर में रहता है। जैसे ही आप तीसरे घर में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने आए, तो आपने देखा तो इस घर में तीन फ्लोर है। इस घर में तीन फ्लोर हैं। अब इस तीन फ्लोर्स में आपका इलेक्ट्रॉन कौन से फ्लोर पे रहता है, ये बात कौन बताएगा आपको? ये बात कौन बताएगा आपको? सर इलेक्ट्रॉन कौन से फ्लोर में, कौन से सब शेल में रहता है? ये शेल हो गया। कौन से सब शेल में रहता है? दिस विल बी डन बाय, ये किसकी वजह से पता चलेगा आपको? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से। ये घर कैसे पता चला? ये घर पता चला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। घर के अंदर शेल कौन सा है, ये किससे पता चलेगा? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से। अच्छा जी। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ने बताया कि आप तीसरे फ्लोर पे चले जाएं तो आपको अपना इलेक्ट्रॉन नजर आएगा। जैसे ही आप तीसरे फ्लोर पे गए, डी वाला जो फ्लोर था उसमें पांच कमरे नजर आए आपको। अच्छा भाई, मेरा इलेक्ट्रॉन कौन से कमरे में मौजूद है? सर मुझे नहीं पता कौन से कमरे में। तो इसके लिए आपने सहारा लिया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू का, कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या कह रही है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको लेट सपोज कह रही है आप डी एक्स वाई में चले जाएं। जैसे ही आपने डी एक्स वाई का दरवाजा खोला तो वहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आए। आपका इलेक्ट्रॉन कौन सा है? दिस विल बी टेल बाय स्पिन क्वांटम नंबर। ये आपको कौन बताएगा? स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये क्वांटम नंबर की वैल्यूज लेकर, इन क्वांटम नंबर की वैल्यूज लेकर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होंगी एक सिंगल एटम में। ये आपका बेटा की या पंच लाइन है। पंच लाइन क्या है? इतना कुछ समझने के बाद आपकी जो पंच लाइन है वो क्या है? नो ऑल क्वांटम नंबर्स, नो ऑल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स कैन बी सेम फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। एक एटम के अंदर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होंगी। ये हमारे पास इसकी क्या है बेटा? पंच लाइन है। क्योंकि ये चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो यूनिकली का मतलब होता है जैसे आपका फिंगरप्रिंट यूनिक है, दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता, वैसे ही एक एटम के अंदर बीसियों इलेक्ट्रॉन है, हजारों इलेक्ट्रॉन है। चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी जिंदगी में सेम नहीं हो सकती। दिस इज अबाउट द क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर की कुछ वैलिडेशंस है जो मैंने बताई, उनकी बेसिस पे सवाल आता है। पहले तो मुझे बताइएगा, ये क्वांटम नंबर का पर्पस, क्वांटम नंबर की अंडरस्टैंडिंग, ये क्लियर हो गई या इसमें भी कोई गहरी यार?
तो क्वांटम नंबर्स के अंदर हमने ये इसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइंस यू द मेन शेल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिफाइंस यू द सब शेल इन द मेन शेल, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइंस यू द सब सब शेल विच इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स इन द सब शेल, जिसको हम डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। मिसाल मैंने दी कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाया जाता है। उस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले इन चारों घरों में इलेक्ट्रॉन कौन से घर में है। इस घर के बाहर आके मैंने देखा तो 3 फ्लोर थे, तो कौन से फ्लोर में है ये बात मुझे एजीमुथल क्वांटम नंबर में बताई। और इस फ्लोर के अंदर 5 कमरे नजर आए मुझे, इन 5 कमरों में आपका इलेक्ट्रॉन कौन से कमरे में है ये बात मुझे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने बताई। और आपका इलेक्ट्रॉन कैसा दिखता है ये बात मुझे स्पिन क्वांटम नंबर ने बताई। तो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू आइडेंटिफाई द यूनिक इलेक्ट्रॉन, जिसको यूनिक इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई करने के लिए माना जाता है। पंच लाइन क्या है कि भाई कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक ही एटम में चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं होंगे। ठीक है। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी जिंदगी में सेम नहीं होंगे। अच्छा, इसमें कुछ सवाल दिए जाते हैं। वो कहते हैं भाई बताओ इसमें कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर परमिसिबल है, मतलब सही है। तो सही होने के दो उसूल हैं। सबसे पहला उसूल क्या है कि एन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, एन की वैल्यू एल से छोटी नहीं हो सकती, और एल के बराबर भी नहीं हो सकती। एल हमेशा एन से छोटा होगा। एन, आसान लफ्जों में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कभी भी एल के बराबर भी नहीं होगा, एल से छोटा भी नहीं होगा। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो एन की वैल्यू जीरो, एल की वैल्यू जीरो, ये दोनों बराबर हो गई, ये रूल क्या हो गया? गलत हो गया ये। ठीक है। एन जीरो भी नहीं हो सकता, तो ये क्वांटम नंबर गलत है। इस क्वांटम नंबर को देखो, एन की वैल्यू वन है, एल की वैल्यू जीरो है। यस, एल एन से छोटा है, सही है। एम कुछ भी हो, एस कुछ भी हो, डजेंट मैटर, बट एम को भी चेक करते हुए एल से डिनोट करना है। अगर एल जीरो अगर एल की वैल्यू जीरो तो लाजमी एम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा? जीरो के बराबर होगी। ठीक है। अगर एल की वैल्यू वन तो भाई लाजमी एम की वैल्यू इसी रेंज में रहेगी, -1, जीरो और +1, वन से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूले ऊपर पढ़े हुए हैं। तो दिस इज द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो हमने देख लिए। क्विकली आगे बढ़ते हैं। इसमें ये कह रहा है कि भाई 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, इसमें कौन सा सही है? अच्छा जी, कौन सा सही है अभी देख लेते हैं। पहले वाले में n इक्वल्स टू 2 है, l इक्वल्स टू 1 है। अच्छा, l अगर 1 हो गया, l एजीम्यूथल 1 हो गया, तो m 1 से बड़ा नहीं हो सकता। दिस इज द रॉन्ग, ये रॉन्ग है, तो इस क्वांटम नंबर को काट दिया। सेकंड वाले में देखा n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 2 इज करेक्ट, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू छोटी, करेक्ट है, शुरू के दो करेक्ट है। m की वैल्यू भी l के बराबर होगी, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। m से छोटी छोटी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, करेक्ट है। s की वैल्यू डजेंट मैटर, s का कोई मसला नहीं है। थ्री, तीसरे वाले में क्या कह रहा है? तीसरे वाले में क्या कह रहा है भैया कि n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 4, n और l कभी जिंदगी में बराबर नहीं हो सकता, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चौथे वाले में क्या कह रहा है? n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, ये दो मंजिलें सही हैं। अगर l 0 तो m भी 0 होगा, ये गलत बता दिया इसने, तो ये क्वांटम नंबर ही क्या हो गया? गलत। अब वो क्या कहता है आपसे? आपसे ही कहता है भाई विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट 29th इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर। कॉपर का 29वां इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से क्वांटम नंबर से मालूम होगा? तो कॉपर का 29वां इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड बनाने में सबसे पहले निकलता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर की होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। 3D को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। वो क्या होता है? 3D XY, 3D YZ, 3D ZX, 3D X² -5² 3D Z²। और 4s जो होता है ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देता है। जब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और 29वां इलेक्ट्रॉन होगा। जब इसका क्वांटम नंबर निकालेंगे तो n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0, तो ऑब्वियस सी बात है m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। तो ये ऑप्शन देख लें जाके कौन सा सही है। N4L0M0, N4L0M0 इज द ऑप्शन नंबर 1। तो ये सिंपल तरीका है जिससे आपने क्वांटम नंबर निकाल लिया। अभी क्वांटम नंबर हमारे होने के बाद, अच्छा जो बच्चे मेरे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं, जब मैं इसको पढ़ा रहा था तो मैं रिकॉर्डिंग को ऑन करना भूल गया था।
सो क्विकली मैंने इसको रैप अप कर दिया, जो बातें हमने पढ़ी थी 15-20 मिनट के अंदर। तो मैंने क्विकली रैप अप कर दिया, होपफुली समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं है, आप इसी रिकॉर्डिंग को एक बार दोबारा 5 मिनट पीछे लेके जाएं और दोबारा देख लें, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुराद होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इन शेल, मेन शेल एंड सब शेल। आसान लफ्जों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुराद होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके पीछे कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपने फॉलो करने होते हैं। वो 4 रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 आपसे कहता है भाई, रूल नंबर 1 आपसे फरमाता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपसे कहता है भाई, क्या कहता है कि किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर, अब जब मैं ऑर्बिटल का जुमला इस्तेमाल करूं ना, तो ऑर्बिटल का मतलब है मैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। अब जब भी मैं एक जुमला इस्तेमाल करूं ना ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल का मतलब है कि मैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। और डी जनरेटेड ऑर्बिटल से मुराद क्या होता है? अगर आप एस के अंदर देखें तो एस में कोई डी जनरेटेड ऑर्बिटल नहीं है। एस इट सेल्फ एक डी जनरेटेड ऑर्बिटल है। लेकिन अगर आप पी के अंदर देखें तो पी के अंदर क्या होता है भाई? पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है। और इसी तरह डी के अंदर देखें तो डी के अंदर डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, अप टू सो ऑन। तो ये डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने बात की किसकी बेटा? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है अ डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स कैन ओनली अकोमोडेट टू इलेक्ट्रॉन्स। एनी डी जनरेटेड ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट टू इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल वही बात है, एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते। एनी डी जनरेटेड ऑर्बिटल कैन ओनली अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करते हैं। एक पॉजिटिव स्पिन के साथ होता है क्लॉकवाइज, एक नेगेटिव स्पिन के साथ होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कैन अकोमोडेट, कैन ओनली अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए आपके पास, अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई बताओ कौन सा रूल वायलेट किया है, तो मुझे बता दो कौन सा रूल वायलेट हुआ है। क्या ये सही है या गलत है? करेक्ट है या रॉन्ग है? रॉन्ग। ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि भाई एस ऑर्बिटल के अंदर, एस एक ऑर्बिटल है, डी जनरेटेड ऑर्बिटल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरा नहीं आ सकता। तो रॉन्ग है ये। और इसमें कौन सा रूल वायलेट किया है तो आप बता दोगे रॉन्ग, ड्यू टू पॉलीस रूल। पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से इसको आपने क्या कह दिया बेटा? रॉन्ग कह दिया। पॉलीस के बाद सेकंड रूल जो आपका आता है वो आता है मेरा बेटा ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ऑफ बॉ इज नॉट अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। ऑफ बॉ इज अ जर्मन और लैटिन वर्ड विच मीन्स बिल्डिंग अप। जब भी आपकी कोई बिल्डिंग बनने लगती है तो कभी वो टॉप फ्लोर से नीचे की तरफ नहीं बनती, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनती है। तो ऑफ बॉ रूल भी इसी बात को समझाता है। जब भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है तो वो आखिरी शेल से नहीं होती, वो नीचे से, मतलब पहले शेल से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है और वो आखिरी शेल तक जाती है। तो बेसिकली ये क्या बताता है ऑफ बॉ प्रिंसिपल? ऑफ बॉ प्रिंसिपल टीचेस यू अबाउट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है। दिस इज टॉट बाय ऑफ बॉ प्रिंसिपल। और वो कैसे होती है भाई? लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। वो ऑर्बिटल जिसका एनर्जी लेवल कम है उसकी फिलिंग पहली होगी, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल।
तो जो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी पहले वो फिल होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी बाद में वो फिल होगा। मतलब कैसे फिलिंग होगी, इसके लिए एक तरीका इसने बता दिया आसान सा, कि भाई आप लिखो, यहाँ पे आपने लिखा 1s, 1, इसको ऐसे कर लो, समझने के लिए कर रहा हूँ। इसको आपने यहाँ पे लिखा 1s, इसके साथ लिखा आपने 2s, यहाँ पे लिखा आपने 3s, एस को लिख लो, ठीक है। अब पहला शेल जो होता है ना 1, उसके अंदर कोई दूसरा ऑर्बिटल नहीं होता, पहले शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। जैसे पहला घर था, मैंने बार बार मिसाल वही दे रहा हूँ कि पहला घर है उसमें कोई फ्लोर नहीं है, पहला घर है उसमें कोई फ्लोर नहीं है, एक ही ऑर्बिटल है, एक ही फ्लोर है, एक ही रूम है, सब कुछ एक ही है, कोई डीजनरेशन कुछ भी अला बला गंद नहीं है। तो ये क्या होगा, 1s होगा। 1s के बाद जो अगला होता है वो क्या होता है, 2s। दूसरे घर के अंदर दो फ्लोर आते हैं, एक का नाम होता है s, दूसरे का नाम क्या होता है मेरा बेटा p। तो ये क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। समझाने के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मेरी डायग्राम साफ सुथरी बन जाए, ठीक है। 2s, तीसरे के अंदर 3s भी होगा, और 3s के साथ तीसरे के अंदर 3s भी होगा। तीन फ्लोर होंगे ना, एक s का फ्लोर होगा, एक p का फ्लोर होगा, और p के अलावा एक d का फ्लोर भी होगा। 3s भी होगा, 3p भी होगा, और 3d भी होगा। इसे समझाने के लिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, अब इसको मिटा दूंगा लाइन को, ठीक है। अब जब चौथे वाले की बात करेंगे, तो चौथे वाले के अंदर 4 के अंदर 4s भी होगा, 4 के अंदर 4p भी होगा, 4 के अंदर 4d भी होगा, और 4 के अंदर 4f भी होगा। ये चारों ऑर्बिटल्स 4 के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। अब जब 5 की बात करूंगा, तो समझने के लिए लिख रहा हूं खाली, 5 के अंदर 5s भी होगा, 5 के अंदर 5 का p भी होगा, 5 के अंदर 5 का d भी होगा। फिलहाल हमारी जरूरत नहीं है 5f लिखने की, वहां तक हमारी कॉन्फ़िगरेशन नहीं जाती, तो आप भी ना लिखें, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई रूल मना नहीं है। फिर छठा होता है 6 के अंदर 6s भी होगा, छठे के अंदर p भी होगा, तीसरा फ्लोर d भी होगा, चौथा फ्लोर f भी होगा। आगे क्या कहानी होगी वो हम एडवांस केमिस्ट्री में देखेंगे। फिलहाल हमारा काम जो हो जाएगा ना, 6 के अंदर 6p तक ही हो जाएगा। 7 है इसी तरह, 7 के अंदर 7s भी होगा, और इस तरीके से 7p भी होगा, 7d भी होगा, 7f भी होगा। लेकिन हमारी केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 7s तक ही चलेगी। 7s तक आपके तमाम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाएगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का ऑर्डर क्या है, वो ऑर्डर मैंने आपको बताया कि जिसकी एनर्जी सबसे छोटी होती है इलेक्ट्रॉन्स पहले वहां फिल होता है। कैसे फिल होगा, सबसे कम एनर्जी वाला जो बंदा है आपके पास वो है 1s, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आता है बेटे 1s के अंदर। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में आता है, 1s के अंदर आता है। 1s में अगर आप फिलिंग कर दो, तो इलेक्ट्रॉन अगर बच जाए, तो इलेक्ट्रॉन अगर बच जाए तो 1s के बाद वो मेरा बेटा कहां पर आता है, 2s में आता है। 2s में आने के बाद इलेक्ट्रॉन अगर बच जाए तो वो 2p में आता है। 2p के बाद वो 3s में आता है। इस तरीके से हम फिलिंग सीखते हैं, और इस तरीके से हम फिलिंग करना सीखते हैं, बिल्कुल बच्चों वाला तरीका मैंने आपको फिलिंग करने का बताया है, ठीक है। 3p के बाद 4s में, 4s के बाद 3d में, 3d के बाद 4p में, 4p के बाद 5s, 5s के बाद बाहर निकला, अगर इलेक्ट्रॉन बच गए तो वो 5s के बाद 4d में, 4d के बाद 4p में, 4p के बाद 6s में निकलेंगे। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं। ये बेसिकली मैंने क्या दिखाई है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करके दिखाई है कि इलेक्ट्रॉन्स आपके किस तरीके से फिल होते हैं, ठीक है। ये इनकी डायरेक्शन होगी। ये इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पर आया सर, 1s में आया, फिर कहाँ पे आया, 2s में आया, 2s के बाद निकला तो 2p में आया, 2p के बाद निकला तो 3s में आया। और इस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉन्स की क्या दिखा दी मेरा बेटा, फिलिंग दिखा दी। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाए इस तरीके से, तो इस रूल को हम बोलते हैं ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ऑफ बॉ प्रिंसिपल को सेकंड करने के लिए, ऑफ बॉ प्रिंसिपल की बात पे ठप्पा लगाने के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत आसान काम कर दिया था, बहुत बड़ा काम कर दिया था, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग सिखा दी थी, तो ऑफ बॉ प्रिंसिपल की बात पे ठप्पा लगाने के लिए एक साइंटिस्ट आ गए। उन साइंटिस्ट का नाम था विस वेसर, और उन्होंने भी एक रूल डिफाइन कर दिया, और उनके रूल को हम कहते हैं विस वेसर रूल। उनके रूल को हम क्या कहते हैं मेरा बेटा, विस वेसर रूल। वो रूल एक और था, उसको मैं साइड पे कर दूं, कि नॉर्मली बच्चों को बनानी आती है, बनाने का काम आपको है नहीं एग्जाम के अंदर। ये इसलिए मैंने आपको लिख दी सामने, कि कभी कोई कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, तो वो कॉन्फ़िगरेशन आपने सीखनी हो ना, तो वो कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरीके से फौरन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मतलब मिसाल के तौर पे एक एटॉमिक नंबर है 42,
उस एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन आ गई, तो आपको याद ही नहीं आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरीके से करनी है। तो दिस इज द मेथड जिससे आप क्विकली बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मेक सेंस, समझ में आ गया ये। इसके बाद रूल नंबर 3 है। इस रूल नंबर 3 को हम बोलते हैं N+L रूल और विस वेसर्स रूल। विस वेसर्स रूल क्या कहता है भाई? विस वेसर रूल कहता है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल, जो आपने ऑफ ने बताई है वो सही है, इसको जरा समझिएगा। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है ना, कभी भी ऑर्बिटल्स के अंदर या जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो वो कह रहा है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा N+L की वैल्यू के साथ होगी, विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ N+L। जिस ऑर्बिटल की N+L की वैल्यू छोटी है, N का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L का मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ N+L। अगर दो ऑर्बिटल्स जिनकी N+L की वैल्यू सेम है, टू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ N+L, इफ N+L वैल्यू इज सेम, इफ सेम N+L वैल्यू, देन क्या होगा? देन फिलिंग होगी अकॉर्डिंग टू लोअर वैल्यू ऑफ एन। देन फिलिंग होगी अकॉर्डिंग टू लोअर वैल्यू ऑफ एन। जो एन की लोअर वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या हो जाएगी? फिलिंग हो जाएगी। ठीक है। लेट सपोज मैं बात कर लेता हूं अभी। एक ऑर्बिटल है, आपको दिया अंधी में, उसने दो ऑर्बिटल दिए। एक का नाम दिया 3D, दूसरे का नाम दिया 4p, और आपसे पूछा कि बताओ विच ऑर्बिटल फिल्ड फर्स्ट, कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल्ड होगा। तो आप तुक्का नहीं लगा सकते, आप दोनों की N+L की वैल्यू निकालोगे। एन की वैल्यू क्या है? जो ये नंबर है वो एन है, मतलब एन की वैल्यू 3 है। एल की वैल्यू क्या है? जो ये ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल के लिए L0, पी ऑर्बिटल के लिए L1, डी ऑर्बिटल के लिए L2, एफ ऑर्बिटल के लिए L3। फिक्स है, याद कर लेंगे आप। तो डी ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाएगा? 2, 3+2, आंसर आ गया 5। फिर आपने बात की 4p की, तो 4p में n की वैल्यू 4 है, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या है? 1 है, 4+1 क्या हो जाएगा? 5। अब दोनों की N+L की वैल्यू सेम है। अगर सेम N+L की वैल्यू हो, तो जिसकी n की वैल्यू छोटी है वो पहले फिल्ड होगा। तो यहां पे आप बोलोगे ड्यू टू लोअर वैल्यू ऑफ n, 3D विल फिल्ड फर्स्ट। 3D पहले फिल होगा। 3D में इलेक्ट्रॉन्स पहले जाएगा, क्योंकि इसकी पहले तो कलेक्टिवली आप क्या चेक करोगे? किसकी N+L छोटी है। अगर N+L दोनों ऑर्बिटल के लिए सेम है, तो जिसकी n की वैल्यू छोटी है वो पहले फिल होगा। एग्जामिनर नॉर्मली ऑप्शन में चार ऑर्बिटल देता है, रैंडम से चार ऑर्बिटल देता है, कहते हैं बताओ कौन सा पहले फिल होगा। तो सब की N+L की वैल्यू निकाल लो, जिसकी N+L की वैल्यू छोटी है वो पहले फिल होगा। अगर N+L की वैल्यू बराबर है, तो जिसकी n की वैल्यू छोटी है वो पहले फिल होगा। होपफुली समझ में आ गया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मासूमाना टॉपिक है ये। चौथा रूल होता है जिसको आप क्या कहते हैं? हुन्स रूल। हुन्स रूल कहता है भाई, डी जनरेटेड ऑर्बिटल जो होते हैं ना, जिसको नॉर्मली आप ऑर्बिटल बोलते हो, P x P y P z, ये पहले फिल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई द डी जनरेटेड, इस रूल को समझ लीजिएगा, ये बहुत काम का रूल है। इलेक्ट्रॉन्स, इस पे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई द डी जनरेटेड ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन पहले कोशिश करेगा कि सिंगल सिंगल, अकेले अकेले डी जनरेटेड ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर ले। मसलन सर क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत आसानी से बात समझिएगा मेरी। कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर मान लेता हूं, कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर मान लेता हूं 8 के बराबर। 8 कैसे हो गया सर? क्या हो गया? कौन से नशे में है? कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर है 6 के बराबर। कार्बन के अलावा नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 7 के बराबर। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 के बराबर। ये एग्जांपल आ गई, तो हुन्स रूल आपको बैठे बिठाए समझ में आ जाएगा, कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
नाइट्रोजन हैविंग वैल्यू 7, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन हैविंग वैल्यू 8। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है। जब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आप बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, इसके तरीकेकार ये होता है भैया। आप बोलोगे 1s2 कॉमा 2s2 कॉमा 2p2। अब p2 नहीं लिखोगे इसको, आप बोलोगे 2px, और 2p के अंदर क्या होता है मेरा बेटा, y होता है। अब 2px है और 2py है, और 2p क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं पी में आने के लिए, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन्स तो बुक हो गए हैं। तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगल सिंगल ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेंगे। मतलब सर तीन भाई हैं, तीन घर हैं, तो हर भाई अलग अलग घर में रहेगा, रादर देन के एक ही घर में तीनों भाई घुस के रह रहे हैं। दूर दूर रहेंगे, मोहब्बत से खुशी से रहेंगे। मान लेते हैं एक और एग्जांपल। ये क्या है भैया, 1s2 कॉमा 2s2 कॉमा 2px 2py और 2pz। अब जरा गौर से देखिएगा, चार इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। चार के बाद पांचवा जो आएगा वो एक्स में आएगा, छठा जो आएगा वो वाई में आएगा, सातवां जो आएगा वो जेड में आएगा। पेयरिंग इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं करेंगे जब तक सिंगल सिंगल वो रह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगल सिंगल रहेंगे। अब ऑक्सीजन वाले केस में क्या हुआ, सर चार भाई हैं और तीन घर है। चार भाई हैं और तीन घर हैं। पहले तीन भाइयों ने क्या किया भैया, अकेले अकेले एक ऑर्बिटल ले लिया, अकेले अकेले रह गए, चौथा भाई रह गया। तो चौथे भाई को पहले वाले के साथ जाके टिका दिया कि भैया तुम वहां पे रहो। तो इस तरीके से इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। अब अगर पांचवा आता पी के अंदर, तो पांचवा भाई अगर इनका आता तो वो यहां पे रहता, छठा भाई इनका आता तो वो यहां पे रहता, सातवां भाई कहाँ जाता, अगर सातवां भाई होता वो कहाँ जाता। तो सर 2t के अंदर सिर्फ छह बंदों को रखने की कैपेसिटी है। अगर सातवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता तो वो 2p पे नहीं आता, 2p के बाद वाले ऑर्बिटल में जाता। हंड्स रूल क्लियर हो गया। हंड्स रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल्स सिंगली। पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेंगे, देन उसके बाद वो क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। आफ्टर दैट द रूल नंबर 5, लास्ट रूल, इस रूल को हम कहते हैं रूल ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। जी बेटा, क्लास अपने टाइम से एंड होगी, टॉपिक के साथ एंड होगी क्लास। टॉपिक से पहले मैं क्लास कैसे एंड कर सकता हूँ। तो रूल ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल आपको कहता है कि भाई अगर दो ऑर्बिटल्स की दो शक्लें ही स्टेबल होती हैं, ऑर्बिटल सिर्फ दो शक्लों में ही स्टेबल होता है, वो दो शक्लें कौन सी होती हैं, या तो वो ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो, या तो वो ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो। इन दो शक्लों के अलावा ऑर्बिटल आपका स्टेबल नहीं। इन दो शक्लों में ऑर्बिटल आपका स्टेबल होता है, इन दो शक्लों के अलावा स्टेबल नहीं होता। सर क्या मतलब, क्या कह रहे हैं। भाई पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में छह इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये बात तो मानते हैं ना आप लोग। पी ऑर्बिटल में छह इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बात सबको पता है। पी ऑर्बिटल में या तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, या पी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ जाए, या तीन इलेक्ट्रॉन आ जाए, या चार इलेक्ट्रॉन आ जाए, या पांच इलेक्ट्रॉन आ जाए, या पी ऑर्बिटल में छह इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर पी ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कहलाएगा, आपका हाफ फील्ड। क्या कहलाएगा, पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड। कहलाएगा नहीं कहलाएगा, सर कहलाएगा। अगर पी ऑर्बिटल में छह इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो ये पी ऑर्बिटल आपके पास क्या कहलाएगा, कंप्लीटली फिल्ड। ये क्या कहलाएगा मेरा बेटा, कंप्लीटली फिल्ड। इसके अलावा औने पौने जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 4 या 5, इसको आप कहोगे पार्शियल फील्ड या पार्शियली फिल्ड। इसको आप क्या कहोगे कि आपका ऑर्बिटल कैसा फील्ड है, पार्शियली फील्ड है। ये आपके पास क्या कहलाएगी, पार्शियली फिलिंग कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी मेरे बेटा, आपके पास पार्शियली फिलिंग या पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल कहलाएगा। हाफ filled एंड completely filled orbitals आर मोर स्टेबल देन partially filled orbitals। ये आपको रूल कहता है, इसको समझ लेते हैं, देख लेते हैं जरा। अगर मैं बात करूं क्रोमियम की, तो क्रोमियम हैविंग एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी करेंगे ऑफ बोर रूल के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3s2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए।
3p6 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4s2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3d4 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये इसकी लॉजिकल फिलिंग है, ये इसकी लॉजिकल फिलिंग है जो आपने सीखी है, जो आपने सीखी है, ये फिलिंग इसकी क्या होगी, लॉजिकल होगी। बट एज पर द रूल इस फिलिंग को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वो किस तरह? एस जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, डी जो है वो पार्शियली फिल्ड है। अगर एस अपना एक इलेक्ट्रॉन डी को ट्रांसफर कर दे, क्योंकि दोनों करीब करीब है, तो क्या शक्ल निकलेगी? शक्ल आपके पास निकलेगी 4s1 और 3d5। तो हुआ क्या? सर एस पहले कंप्लीटली फिल्ड था, अब वो हाफ फिल्ड हो गया है। डी पहले पार्शियली फिल्ड था, क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, या तो 10 पे डी खुश है या 5 पे डी खुश है, औने पौने में खुश नहीं है। अब डी क्या हो गया, हाफ फिल्ड। तो पहले खाली एस स्टेबल था क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड था। अब दोनों हाफ फिल्ड है, और दोनों हाफ फिल्ड होने के साथ साथ दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो ये रूल कहलाते हैं रूल ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। कि भाई आप अपना इलेक्ट्रॉन दो, आपकी स्टेबिलिटी पे भी फर्क नहीं आएगा, और दूसरा एटम या दूसरा ऑर्बिटल जो अनस्टेबल है वो भी स्टेबल हो जाएगा। इसकी दूसरी मिसाल कहाँ और मिलती है आपको, कॉपर पे ही मिल जाती है। जब कॉपर की बात करते हैं, कॉपर और क्रोमियम के अलावा इसको अभी ढूंढने की अपनी कोर्स में कोशिश नहीं करना, आपके कोर्स में कॉपर और क्रोमियम पे ही मिलेगा ये। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। अगर फिलिंग गौर से देखोगे तो ये है सर आपके पास कंप्लीटली फिल्ड, ये है सर आपके पास पार्शियली फिल्ड। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दे तो होगा क्या जिंदगी में, किसकी क्या फर्क पड़ेगा? ये 4s1 हो जाएगा और ये 3d10 हो जाएगा। नतीजतन जो आपका एस ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड हो जाएगा, हाफ फिल्ड भी स्टेबल होता है। ये क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, ये भी स्टेबल होता है। तो मतलब ऊपर वाली जो आपकी एज पर द लॉजिक थी, दूसरी वाली जो एज पर द रूल थी, ऊपर वाली के अंदर एक ऑर्बिटल स्टेबल नजर आ रहा था आपको, और नीचे वाले के अंदर दोनों ऑर्बिटल स्टेबल नजर आ रहे हैं। तो दिस इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये आपके पास करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। ये आपकी रॉन्ग समझी जाती है, ये आपकी क्या समझी जाती है बेटा, रॉन्ग समझी जाती है। जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो नीचे वाली है। तो दिस इज अबाउट द रूल ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो ये हमारा क्या है मेरा बेटा, ये हमारा रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इन रूल्स के अकॉर्डिंगली आप किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसमें शेल, सब शेल और बाकी सारी चीजें बता सकते हो। ठीक है। अच्छा, नॉट दिस इज सिंपल, इतना सिंपल भी नहीं है, अभी इसके अंदर भी कुछ चीजें थी बाकी हैं। चलो, एक टॉपिक है हमारे पास, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स तो हम वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा देख लेते हैं कि शेप ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। टोटल आपकी जिंदगी में 4 ऑर्बिटल्स हैं, S P D F। मैंने चारों बता दिए थे एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर। पहला ऑर्बिटल आपके पास कौन सा होता है, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का मतलब होता है स्फेरिकल लाइंस, इसको स्फेरिकल लाइंस कहते हैं। ठीक है। इसका शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब क्या है बेटा, स्फेरिकल का मतलब ये है कि तीनों एक्सिस पर एक वक्त मौजूद होता है ये, लाइक अ स्फेयर, जैसे आपका कोई स्फेयर है, तीनों एक्सिस पर एक टाइम पे मौजूद होता है। तो ये लाइक अ स्फेरिकल बिहेव करते हो, ऊपर में डायग्राम बना के दिखा दी। एक चीज बत लिखिएगा, एस ऑर्बिटल हैज नो नोडल प्लेन, इट हैज नो नोडल प्लेन। सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने शेप समझाए हैं, इसका सवाल पेपर में आ जाता है।
इट हैज नो नोडल प्लेन। सर व्हाट इज दिस मीन्ड बाय नोडल प्लेन? नोडल प्लेन का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑर्बिटल एक ऐसी जगह है, मैंने ऑर्बिटल की आपको चंदा डेफिनेशन क्या बताई, कि ऑर्बिटल एक ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कान, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात मैक्सिमम। ऑर्बिटल एक ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात मैक्सिमम। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी मतलब इम्कान, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दिस प्लेस इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है। नोडल प्लेन क्या होता है? ऑर्बिटल के अंदर ही एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने के इम्कानात सिफर हों। ऑर्बिटल के अंदर एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने के इम्कान क्या हो? सिफर हो। इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस, देखें, मैं कहता हूं, मैं मेरे सबसे ज्यादा पाए जाने के इम्कानात कहाँ हैं? मेरे घर पे। मैं कहाँ मिलूंगा सबसे ज्यादा? सर अपने घर पे मिलूंगा। घर पे एक ऐसी जगह है, मान लें, घर पे एक ऐसी जगह है, एक ऐसा तहखाना है, एक ऐसा स्टोर है जहां मैं जा ही नहीं सकता। उस घर के अंदर होते हुए वहां उस जगह पे नहीं जा सकता। तो उस जगह को मैं क्या कहूंगा? नोडल प्लेन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है बेटा? ऑर्बिटल्स में होता है। ऑर्बिटल के अंदर एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस जीरो हो, उस जगह को हम कहते हैं नोडल प्लेन। तो ये नोडल प्लेन एस ऑर्बिटल में नहीं होता, लेकिन पी ऑर्बिटल की अगर आप बात करते हैं ना, तो पी ऑर्बिटल आप लोगों ने देखा होगा। पी ऑर्बिटल स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल लाइंस। पी ऑर्बिटल का मतलब होता है प्रिंसिपल। ठीक है। प्रिंसिपल, लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला प्रिंसिपल। और इसका जो शेप होता है वो क्या होता है बेटे? डम्बेल शेप होता है। डम्बेल का शेप होता है। कैसा दिखता है? आप लोगों को बनाना भी आता है भाई। कैसे बनता है ये? एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग भी बन जाता है इस तरीके से। बहुत गंदा बन गया, थोड़ा साफ कर लेते हैं। ये एक्स पर भी होता है, ये वाई पर भी होता है, ये जेड पर भी होता है। मैं सारे नहीं बना रहा, बहुत मुश्किल से बनता है ये, भी मैं अपनी ड्राइंग में इम्तहान नहीं ले रहा। ये इसी तरह एक्स पर भी होता है, ये वाई पर भी होता है, और ये जेड पर भी होता है। एक्स वाई, ये तीनों जगह पर पाया जाता है। तो यहां पर ये जो जगह होती है ना, दिस इज द प्लेस। ये जो प्लेस होता है ना, जहां पे ये दोनों बेसिकली लूप्स होते हैं, ये जो मोटाई वाला एरिया कहलाता है ना, इस मोटाई वाले एरिया को आप कहते हैं लूप्स। LOBES। तो पी ऑर्बिटल में दो लूप्स होते हैं, एक ये रहा लूप और एक ये रहा लूप। इसके अंदर ये जो पॉइंट एरिया जहां पे दोनों चीजें आके मिल रही हैं, इस जगह को हम बोलते हैं चंदा नोडल प्लेन। इलेक्ट्रॉन लूप्स के अंदर होगा, नोडल प्लेन पे नहीं होगा। तो पी ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन होता है। पी ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन होता है। पी ऑर्बिटल के अंदर नोडल प्लेन पाया जाता है। ठीक है। अब पी ऑर्बिटल के अलावा, अल्लाह, अब हम बात कर लेते हैं डी ऑर्बिटल की। अब हम बात कर लेते हैं डी ऑर्बिटल की। आगे चलते हैं, डी ऑर्बिटल की बात करें। तो भाई ये जो डी ऑर्बिटल होता है, इस डी ऑर्बिटल का मतलब होता है डिफ्यूज लाइंस। इसको हम एब्रीविएट करते हैं डिफ्यूज से। और इसका जो शेप होता है, उस दो तरीके नाम होते हैं उसको, उसको हम डबल डम्बेल, डम्बेल के ऊपर डम्बेल, डबल डम्बेल, या फिर इसका एक और नाम देते हैं सॉसेज शेप।
इसको हम सॉसेज शेप भी कहते हैं, सॉसेज लाइक शेप इसको हम कहते हैं। ठीक है। जब इसकी बात करते हैं ना, तो डी ऑर्बिटल के अंदर भी हमारे पास जो लूब्स होते हैं या जो नोडल प्लेन्स होते हैं उसका जिक्र भी आता है। मैं डी ऑर्बिटल की तरह थोड़ी सी शक्ल आपको दिखा देता हूँ, कहीं से अगर मुझे इजीली मिल जाए डी ऑर्बिटल की शक्ल, तो मैं आपको डी ऑर्बिटल की छोटी सी शक्ल भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। दिस इज वन ऑफ द गुड पिक्चर। पी एक्स वाई पी वाई जेड तो आपने देखे होते हैं, ये देखें, ये दीस आर द डी ऑर्बिटल्स, ये हमारे पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर आप गौर से देखें तो मैंने आपको बताया था पांच होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ये जो एक्स वाई होते हैं ना, ये एक्स वाई बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान है। ये जो एक्स जेड है, ये एक्स और जेड एक्सिस के दरमियान है। और ये जो वाई जेड है ना, ये वाई और जेड एक्सिस के दरमियान है। अब हर ऑर्बिटल के अंदर आपको चार लूप्स नजर आ रहे हैं। एक लूप ये देखें, दो आपको किससे नजर आ रहे हैं, ये कौन सा कलर, ब्राउन सा कलर है, जो भी गोल्डन कलर ब्राउन कलर है, दो इससे नजर आ रहे हैं ब्लू से। तो इसके अंदर भी चार लूप्स हैं, सबको नजर आ रहे हैं। इसके अंदर भी चार लूप्स हैं, सबको नजर आ रहे हैं। इसके अंदर भी चार लूप्स हैं, सबको नजर आ रहे हैं। इसके अंदर भी चार लूप्स हैं, सबको नजर आ रहे हैं। इसमें कितने लूप्स हैं डी जेड स्क्वायर में? सर इसमें सिर्फ और सिर्फ दो लूप्स हैं। तो डी ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास कितने लूप्स होते हैं? सर डी ऑर्बिटल्स के अंदर हमारे पास 16 और 2 18 लूप्स होते हैं। डी और ऑर्बिटल के अंदर हमारे कितने लूप्स होते हैं? 18 लूप्स होते हैं, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, सर इसमें नोडल प्लेन्स का तस्वुर कहाँ आता है? ठीक है, जब इसमें नोडल प्लेन की बात करते हैं ना, तो हर ऑर्बिटल में डिफरेंट डिफरेंट नोडल प्लेन का आपको इसमें कॉन्सेप्ट मिल रहा होता है। हम इसको आसान तरीके से इस तरह कर लेते हैं, हम इसको आसान कर लेते हैं इस तरीके से। मैं इसकी एक और डायग्राम बता दूं तो, एक मिनट। अब अगर नोडल प्लेन्स की बात की जाए, देखिएगा, समझिएगा, नोडल प्लेन्स की बात की जाए, तो नोडल प्लेन्स को जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा डी ऑर्बिटल के लिए। डी ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन्स की अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो चार डी ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये जो हमारे पास नोडल प्लेन्स हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स और लाइक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ईच कंटेन्स टू नोडल प्लेन्स। वो नोडल प्लेन्स कौन सी हैं? अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं ना, तो जहां पर ये दोनों मीट कर रहे हैं आपस में, जहां पर ये दोनों मीट कर रहे हैं आपस में, उस प्लेन को आप क्या बोल देंगे? ये नोडल प्लेन है। तो ईच कंटेन्स टू नोडल प्लेन्स। हर किसी में कितने नोडल प्लेन्स हैं? टू नोडल प्लेन्स हैं, टू नोडल प्लेन्स। अब पेपर में अगर आपके पास सवाल आता है, हाउ मैनी नोडल प्लेन्स इन डी ऑर्बिटल, हाउ मैनी नोडल प्लेन्स इन डी ऑर्बिटल्स, तो आप बोलोगे अ डी ऑर्बिटल हैज फोर फ्लैप्स एंड टू नोडल प्लेन्स। डी ऑर्बिटल के अंदर टोटल दो नोडल प्लेन्स होती हैं। अ डी ऑर्बिटल हैज फोर ऑर्बिट, फोर फ्लैप्स, चार इसके लूप्स हैं, जिसको मैं फ्लैप्स कहता हूँ, ये लूप्स का हूँ या फ्लैप्स का हूँ। इसमें नोडल प्लेन्स कितनी है? सर दो नोडल प्लेन्स है। आपको हर ऑर्बिटल की अलग अलग नहीं बतानी, आपको कलेक्टिवली बतानी है। अगर कोई पूछे सर पी ऑर्बिटल में कितनी नोडल प्लेन है, सर पी ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन है, ओवरऑल एक नोडल प्लेन है पी ऑर्बिटल में। जब डी ऑर्बिटल की बात करेंगे, तो डी ऑर्बिटल में ओवरऑल कितने नोडल प्लेन है? दो नोडल प्लेन।
तो ये नोडल प्लेन और लूप्स का सवाल आता है, ठीक है। हाउ मेनी लूप्स, अगर वो एक डी ऑर्बिटल के लूप्स पूछे तो उसमें चार है। अगर कलेक्टिवली तमाम डी ऑर्बिटल के लूप्स पूछे तो उसमें कितने होंगे, 18 होंगे। इसी तरह एक पी ऑर्बिटल के अंदर कितने लूप्स आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। टोटल आपके पास तीन पी ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तीन पी ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड में अगर आप कलेक्टिवली देखें तो टोटल देयर आर सिक्स लूप्स। पी एक्स में दो हैं, पी वाई में दो हैं, पी जेड में दो हैं। पिक्चर आ जाएगी, यहां पर आप देख लेंगे कि पी एक्स वाई हो गया, पी वाई हो गया और ये पी जेड हो गया, ठीक है। तो सब में दो दो नोडल प्लेन्स है, और सॉरी दो लूप्स हैं और एक नोडल प्लेन। दो लूप्स हैं और एक नोडल प्लेन। यहाँ पे देखिए, टू लूप्स और एक नोडल प्लेन। तो नॉर्मली नोडल प्लेन का सवाल पूछता है तो पी ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन, डी ऑर्बिटल में दो नोडल प्लेन, ऑफ और एफ ऑर्बिटल की हम बात नहीं करते, कॉम्प्लेक्स शेप होता है, जब कॉम्प्लेक्स शेप भी डिस्कस नहीं करते तो उसके फिर हम नोडल प्लेन की बात भी नहीं करते। तो दिस इज अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, इससे सवाल पेपर में आते हैं, ठीक है। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर्स हो गया। अच्छा जी, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हमारा एक टॉपिक है जो बाकी है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट दिस इज से, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है भाई, नील बोहर के अकॉर्डिंगली। अच्छा, यहां तक मुझे बताइए, एक चीज मुझे बस ये कंफर्म कर दीजिएगा, लेट मी कंफर्म दिस थिंग फ्रॉम यू। बस आपने इसमें कुछ भी याद नहीं करना भाई, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर आपने कुछ नहीं करना। स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जब हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, बस ये खत्म करते हैं, इसको हम एंड करेंगे। हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं, बेटा मैंने बहुत स्लो स्लो ही लेके पढ़ाया है चंदा, जितना स्लो हो सकता है उतनी, उससे भी एक 10 स्पीड मैंने माइनस कर ली है, ताकि अभी शुरू शुरू की क्लासेस में आप लोग की एक बॉन्डिंग, आप लोग का एक फ्रीक्वेंसी के मैच हो जाए। फिर हम आगे जाके थोड़ा सा तो स्पीड पकड़ेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, टॉपिक भी आसान होंगे, और फिर थोड़ी सी आपकी स्पीड भी मैच हो चुकी होगी। फिर अभी नए नए बच्चे आ रहे हैं, तो नए बच्चे आते हैं फिर वो कहते हैं इतना कुछ पढ़ लिया हमने 2 दिन के अंदर, तो इसलिए हमने स्लो स्लो किए। तो जनाब, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी इमिट करता है। वो जो एनर्जी इमिट करता है, उस एनर्जी की इमिट करने की जो हम स्पेक्ट्रम लेते हैं, तो वो स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज इमिशन स्पेक्ट्रम। अच्छा, मैं स्पेक्ट्रम के टॉपिक पे नहीं जा रहा, उससे कोई सवाल मुझे पास चेयर में नजर नहीं आया, तो मैं स्पेक्ट्रम के टॉपिक पे नहीं जा रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता देता हूँ हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कौन सा होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम। देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्पेक्ट्रम, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक इमिशन स्पेक्ट्रम। आप जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हो तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता है, शेल एटम एनर्जी इमिट करता है, तो उस टाइम जो स्पेक्ट्रम मिलता है उस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इमिशन स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड एट फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर कलर्स का मिलना, बैंड ऑफ कलर्स एट फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर कलर का मिलना, दिस इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। अच्छा, इसकी जो वो होती है, क्या कहते हैं, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, वेव नंबर, इसका वेव नंबर से मालूम करते हैं। और वेव नंबर का फॉर्मूला होता है RH × 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। N1 N2 इज द एनर्जी लेवल्स, N1 N2 क्या होते हैं, आपके एनर्जी लेवल होते हैं। अब हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम निकालते हुए देयर आर 5 सीरीजेस, हमारे पास 5 सीरीज होती हैं। पहली सीरीज जो होती है वो आपके पास होती है लेमन सीरीज, इसको आप कहते हो लेमन सीरीज, लेमन सीरीज कहते हैं, ठीक है। दूसरी सीरीज जो होती है मेरे बेटा वो आपके पास होती है बाल्मर सीरीज। अब इसके अंदर आपने क्या याद रखना है, मैं चंदा वो बता रहा हूँ, वो आपने याद रखना है। ये क्या सीरीजें होती हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो कौन सी सीरीज ऑफ लाइन मिलती हैं, इनको साइंटिस्ट के नाम से डेसिग्नेट कर दिया गया है। तो वो साइंटिस्ट के नाम क्या है, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पेशन सीरीज,
फंड एंड ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, चौथे वाले को हम ब्रैकेट बोलते हैं, पांचवे वाले को हम फंड बोलते हैं। इसको नॉर्मली लोग मिला के भी लिख लेते हैं। ठीक है, चौथा वाला हमारा होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। और ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। पांचवा जो होता है उसको हम बोलते हैं फंड सीरीज। इसमें नॉर्मली सवाल इसमें से आता है। अब क्या सवाल आता है वो जरा गौर से देखिएगा। वो सवाल बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं और बोलते हैं हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम मुश्किल टॉपिक है। कुछ भी नहीं है, बस हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम यही टॉपिक है, इसमें और कुछ भी नहीं है। इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि सीरीज का नेम क्या है, वो आपने यहाँ पे लिख लिया। नेम ऑफ सीरीज, नेम ऑफ वेब सीरीज नहीं है बेटा। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन की स्पेक्ट्रम की सीरीज है। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है? N1, जहां इलेक्ट्रॉन आता है। N2 का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? अगेन, N1 का मतलब इलेक्ट्रॉन जम करके कहां पर आ रहा है। N2 का मतलब कहां से आ रहा है। N1 इज द लोअर एनर्जी लेवल, जहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसको इस तरह कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। लोअर एनर्जी लेवल जहां पर इलेक्ट्रॉन आता है। N2 मतलब हायर एनर्जी लेवल जहां से इलेक्ट्रॉन आता है। अब इसका मीडियम क्या होता है? किस रीजन में आपको ये सीरीज मिलती है? इंफ्रारेड रीजन है, फार इंफ्रारेड रीजन है, विजिबल रीजन है। किस रीजन में आपको मिलती है? और उस रीजन की वेवलेंथ क्या है? ये दो चीजें मेरा बेटा आपको याद करनी होती है, किताब में दी गई हैं। तो ये आपको याद करनी है। क्यों याद करनी है? कोई इसका सर पैर फिलहाल नहीं है, लेकिन अब याद करनी है तो करनी है। आइए देखते हैं। जब जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से कहीं से भी, आसमान से भी छलांग मार के पहले शेल पर आकर गिरेगा, तो वो होगी लेमन सीरीज। अब कहां से इलेक्ट्रॉन आएगा? टू से भी आ सकता है वन पे, थ्री से भी आ सकता है वन पे, फोर से भी आ सकता है, अप टू सो ऑन। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन छलांग लगा के वन पे आएगा, तो जो सीरीज होगी वो लेमन सीरीज होगी। दुनिया में कहीं से भी इलेक्ट्रॉन छलांग लगा के टू पे आएगा तो बाल्मर सीरीज, थ्री पर आएगा तो पैशन सीरीज, फोर पर आएगा तो ब्रैकेट, फाइव पर आएगा तो फंड। अब टू पर कहां से आएगा भाई? टू पर या तो इलेक्ट्रॉन थ्री से आएगा, या फोर से आएगा, या फाइव से आएगा, या आसमान से आएगा। इसी तरह थ्री पर कहां से आएगा? N2 की वैल्यू या तो फोर होगी, या फाइव होगी, या सिक्स होगी, या कुछ भी। यहां पर कहां से आएगा? फाइव से आएगा, सिक्स से आएगा, सेवन से आएगा, या कुछ भी। यहां पर कहां से आएगा? सिक्स से आएगा, सेवन से आएगा, या उससे और ऊपर से इलेक्ट्रॉन छलांग मार के आएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट शेल पर आता है, तो जो लाइन, सीरीज ऑफ लाइंस ऑब्टेन्ड होती है, उसको आप बोलते हैं बेटा बाल्मर सीरीज, लेमन सीरीज। और लेमन सीरीज का जो रीजन होता है वो होता है विजिबल रीजन। आपको वो रेडिएशन नजर आती है, वो विजिबल रीजन होता है। नॉट 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 गुड, नॉट गुड, नॉट विजिबल रीजन। पहले उस पर आता है तो इलेक्ट्रॉन कौन से रीजन पे आता है? दिस इज अल्ट्रा वायलेट। सॉरी, एक बच्चे ने फट से मुझे करेक्ट किया कि बेटा इंसान खुदा का पुतला है। तो अल्ट्रा वायलेट। जब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल पे आता है तो दिस इज योर विजिबल रीजन। जब इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल पे आते हैं, दिस इज योर इंफ्रारेड रीजन। ये इंफ्रारेड जो एक रेडिएशंस की टाइप होती थी, पुराने जमानों में मोबाइल में इस्तेमाल होती थी, तो ये वही है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से आते हैं तो दिस इज फार इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के आगे के भी एक रीजन होता है जिसको फार इंफ्रारेड रीजन कहते हैं। और ये इंफ्रारेड रेडिएशन वही है जो एक्सरे काइंड ऑफ रेडिएशन होती है ना, वो इंफ्रारेड रेडिएशन। इसी तरह फंड सीरीज में भी इंफ्रारेड रेडिएशन। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द वेवलेंथ। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है, जो नॉर्मली सन से भी आ रही होती है, हमारे पास सूरज की रोशनी भी आ रही होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो लेस देन 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होती है। विजिबल रीजन जो होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा और 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। विजिबल रीजन जो, जिसकी वेवलेंथ की रेंज होती है विजिबल रीजन की, जैसे लेस देन 4000 है तो वो कौन सा रीजन है? अल्ट्रा वायलेट। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक अगर आपकी वेवलेंथ है तो ये विजिबल रीजन है। अच्छा, ग्रेटर देन 7000 होगा तो इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट इंफ्रारेड रीजन। ये वेवलेंथ की रेंजेस याद करनी है। ग्रेटर देन 19000 होगा, अप टू सो ऑन, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? फार इंफ्रारेड रीजन हो जाएगा। तो ये जो रेडिएशन मिलती है ये उनकी वेवलेंथ होती है। दिस वेवलेंथ डिस्क्राइब द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, जिसमें हम ये पांच सीरीज की बात करते हैं। पांच सीरीज के अलावा हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ से कर रहा है और कहाँ पर कर रहा है। नॉर्मली आपको ये सवाल भी दिया जाता है
what are the series of lines obtained when the electron jumps from fifth energy level to second energy level? सेकेंड एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन आया है, कहां से आया है? फिफ्थ एनर्जी लेवल से आया है। फिफ्थ एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल। मेरा ख्याल है आपका फोन भी खुश्क होने वाला होगा, कोई टेंशन नहीं बेटा, बस खत्म कर रहे हैं मेरा बेटा। फिफ्थ एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल। तो इसका मतलब जो सीरीज ऑफ लाइंस आपको मिलेंगी वो कौन सी मिलेंगी? बाल्मर सीरीज। और उसका रीजन क्या होगा? विजिबल रीजन। और उसकी वेवलेंथ क्या होगी? 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। अगर वो बोले इसका वेव नंबर भी निकालो, तो वेव नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला होगा वेव नंबर इक्वल्स टू RH। RH स्टैंड्स फॉर रिडबर्ग कांस्टेंट। मैं इसकी वैल्यू भी लिखता हूँ, इसकी वैल्यू भी लिखता हूँ, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व करना है। रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है RH की, वो बराबर होती है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। लाजमी याद करनी है, मैंडेटरी याद करनी है, छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लाजमी याद करनी है रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है? ये पेपर में नहीं दी जाएगी। आप सॉल्व कर सकते हैं, वेव नंबर आप निकाल सकते हैं इसका। वेव नंबर क्या निकलेगा? RH की वैल्यू होती है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट लाजमी लिखिएगा, क्योंकि वेव नंबर का यूनिट भी यही सेम होता है। 1/n1 का स्क्वायर, n1 का मतलब सेकंड पे आ रहा है, तो 1/n1, 1/2, तो ये 1/4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1/5, 1/25 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। तो इसका आंसर समथिंग अराउंड, नॉर्मली आपको ज्यादा लंबा नहीं पूछता, वो रीजन वीजन ही पूछ लेता है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल दे दे तो आप इसको कर सकते हैं। तो 2303, 2.3 करके सेंटीमीटर। बेटा मेरा दिमाग इतना तेज नहीं चलता, मैंने कैलकुलेटर की हेल्प ली है, बट यू यू हैव नो राइट टू टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आपके पास ये राइट, ये इख्तियार नहीं है। ठीक है। तो दिस इज अबाउट हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। तो आज हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया वो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की रिकॉर्डिंग के साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो प्रैक्टिस शीट है और एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं रिकॉर्डिंग के साथ अपलोड कर दूंगा। वो लाजमी 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 आपने देखना है, लाजमी उनकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा जी, जितने बच्चे हमारे बैच में इनरोल हैं, इफ दे हैव अ टाइम, अगर वो परेशान हो रहे हो, उनके पास टाइम भी हो, तो व्हाट माय सजेशन इज फॉर यू कि आप कोर्स रिकॉर्डिंग, आपके पास पोर्टल भी है, आपके पास गूगल का एक्सेस भी है। अगर आप इनरोल अभी नहीं हुए तो आप हो जाएंगे, तो आपको ये एक्सेस भी मिल जाएगा। तो आपने 1.0 वाला जो हमारा बैच का आपको एक्सेस मिला हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग में जाना है, उसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाना है। तो मैंने एक MCQ की शीट भी पूरी सॉल्व कराई है जो मैं आपको दूंगा। तो पूरी शीट भी मैंने एक लेक्चर के अंदर सॉल्व कराई हुई है, तो अगर उसका कोई सवाल फंसे तो आप वहां से जाके देख भी सकते हैं। अदरवाइज शीट के अंदर सोल्यूशन इटसेल्फ मौजूद है। ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम मिले एंड यू हैव टू सॉल्व द TTP, नॉट TTP, तरीके तालिबान नहीं, TPP, टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम, अगर आपने सॉल्व करने हैं और अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो पहले तो वो सॉल्व करें। अगर फंस रहे हो तो कोर्स रिकॉर्डिंग 1.0 पे जाइएगा, उसके अंदर मेरा बेटा आपको उसके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। होपफुली आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा, बहुत देर तक पढ़ा दिया। बहुत टाइम हो गया, मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत टाइम से मैं इतनी लंबी क्लासेस नहीं ले रहा, तो बड़ा मजा आता है आप लोगों को पढ़ा के। तो होपफुली आप लोगों को भी मजा आता होगा। मुझे बताइएगा एवरीथिंग इज क्लियर, 2 चैप्टर्स कंप्लीट। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।